नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे प्लेटफॉर्म द लाइसियम पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा प्लेटफॉर्म समर्पित है शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए और इस क्रम में हम यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, साथ ही यूजीसी, नेट, जेआरएफ में आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो मैं आपके साथ एक लेक्चर सीरीज लेके चल रहा था भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की, और उस लेक्चर सीरीज के साथ साथ मैं आज से एक नई लेक्चर सीरीज शुरू कर रहा हूँ भारतीय इतिहास पर। भारतीय इतिहास और संस्कृति को पढ़ेंगे हम, इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर को पढ़ेंगे। और इस लेक्चर सीरीज भारतीय इतिहास को लेकर मैं आपके साथ चलूँगा, जिसमें कि हम प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत और साथ ही आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे। तो आज हम जो लेक्चर सीरीज शुरू करेंगे वो हम भारतीय इतिहास में प्राचीन भारत का इतिहास से आरंभ करेंगे। और देखिए, आप जब यूपीएससी के मुख्य परीक्षा या प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम देखते हैं, आप इतिहास के संदर्भ में, जब इतिहास के संदर्भ में आप प्रारंभिक परीक्षा या मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम देखते हैं, तो जो प्रीलिम्स का आपका पाठ्यक्रम है, प्रीलिम्स का, उसमें केवल दो ही चीज़ें लिखी गई हैं आपके लिए, ठीक है। एक तो लिखाया गया भारत का इतिहास, भारत का इतिहास तथा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम में, यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम को जब आप देखेंगे तो वहाँ केवल ये दो वर्ड आए हैं। एक में लिखा है कि भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एक लिखा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया। ये दो वर्ड आए हैं केवल। और जब आप मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम देखते हैं, मेंस का पाठ्यक्रम देखते हैं, तो उसमें पहली लाइन आई है कि प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के, ठीक है, प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के भारतीय संस्कृति, यहां वर्ड आया है कल्चर, भारतीय संस्कृति के कला, साहित्य और वास्तुकला के विभिन्न आयाम, ये मुख्य परीक्षा की पहला है आपका। फिर दूसरे में आपका पॉइंट जो लिखा है उसमें लिखा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन लिखा है, ठीक है। फिर लिखा है आपका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है, स्वतंत्रता के बाद देश का एकीकरण। तो आप देखिए कि हमारा जो यूपीएससी का पूरा पाठ्यक्रम है उसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री है और जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है, उस पर ज़्यादा फोकस किया गया है। क्योंकि आप देखिए कि प्रारंभिक परीक्षा में भारत का इतिहास, तो भारत के इतिहास में क्या आ जाता है, आपका प्राचीन भारत का इतिहास आ जाता है, मध्यकालीन भारत का इतिहास आ जाता है और आधुनिक भारत का इतिहास आ जाता है। भारत का इतिहास लिख के भी वो छोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से और विशेष रूप से आपको ये लाइन भी लिखी है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभिक परीक्षा में। मुख्य परीक्षा में आप देखिए कि प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के संस्कृति के रूप, तो मुख्य परीक्षा में वो आपको बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि आपको प्राचीन और मध्यकालीन भारत की जो ऐतिहासिक गाथाएं हैं, कि कौन सा शासक आया, कब आया, कैसे आया, उसने क्या शासन किया, आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। आपको क्या देना है कि प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक जो भारत का इतिहास है, उसकी संस्कृति है, उसका आपको कल्चरल एस्पेक्ट्स ज़्यादा पढ़ने हैं, ठीक है। और उन्होंने लिखा है कला, आर्ट, लिटरेचर और आपका जो वास्तुकला होती है, ठीक है, जैसे घर है, मकान है, भवन है, इस संदर्भ में उनका कैसे निर्माण हुआ। तो आपको क्या ध्यान देना है, पूरा कल्चरल एस्पेक्ट पे ध्यान देने के लिए कहा गया है आपका, ठीक है। और देखिए मुख्य परीक्षा में फिर आपके 2, 3, 4 बिंदु हैं जो कि इतिहास से जुड़े हुए हैं। एक में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन लिखा गया है, फिर यहाँ स्वतंत्रता संग्राम लिखा गया है, देश के विभिन्न भागों में स्वतंत्रता संग्राम की क्या स्थिति रही थी उसको स्पष्ट करना है। या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है जो नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया, उसमें लिखा है कि प्रमुख व्यक्तित्व रहे जो उन्होंने योगदान दिया। फिर लिखा है कि स्वतंत्रता के बाद। तो आप देखिए मुख्य परीक्षा में केवल एक ही बिंदु है जो आपका प्राचीन भारत के इतिहास और मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित है, और वहां भी वो क्या कह रहे हैं कि आपको कल्चर पे ज्यादा ध्यान देना है कि प्राचीन भारत का जो इतिहास था उसका कल्चरल एस्पेक्ट क्या था, मध्यकालीन। और आप देखिए प्रश्नों का जब अध्ययन करेंगे आप, यूपीएससी के प्रश्नों को, जब जो पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हैं आप जाके उसको पढ़ेंगे और उसका अध्ययन करेंगे, तो आप पाएंगे कि संस्कृति से आ रहे हैं। यहाँ तक कि प्रारंभिक परीक्षा में भी जो प्रश्न आ रहे हैं वो आप किससे आ रहे हैं, वो आपके जो कल्चरल एस्पेक्ट्स है, जो सांस्कृतिक पहलू है, सांस्कृतिक पक्ष है जो हमारे इतिहास का, वहां से प्रश्न आ रहे हैं। तो मुख्य परीक्षा में उन्होंने केवल एक ही लाइन लिखी है, और बाकी जो आपके 4 टॉपिक में से 3 टॉपिक हैं वो किससे संबंधित हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो जब आप सिलेबस को इतना देखें और इसको देखने के बाद बहुत स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास आपको पढ़ना है, लेकिन उसका क्या कल्चरल एस्पेक्ट ज़्यादा पढ़ना है। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मतलब कि जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री है और स्वतंत्रता संग्राम है, उसको आपको बहुत व्यापक रूप से पढ़ना है। और ये तो सिलेबस हो गया। तो हमने एक ये एनालिसिस किया सिलेबस के माध्यम से कि हमें इतिहास का कौन सा पक्ष पढ़ना है, कौन से पक्ष पर ज़्यादा बल देना है, कौन से पक्ष को छोड़ देना है। फिर जब आप सिलेबस का अध्ययन कर ले, फिर आप पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों पर जाइए। जब आप पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री है वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रारंभिक परीक्षा में भी आ रहे हैं और मुख्य परीक्षा में भी आ रहे हैं। और साथ ही जो आपके प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत से जो प्रश्न आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, आपके सांस्कृतिक
पक्ष से आ रहा है, आपके कल्चरल एस्पेक्ट से आ रहा है। तो हम जब पूरे इतिहास को पढ़ेंगे तो हम इसी दृष्टिकोण से और इसी अप्रोच से पूरे इतिहास को पढ़ेंगे। और हम क्या करेंगे कि जब हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे और मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो उसके जो कल्चरल एस्पेक्ट है, उसके जो सोशल, पॉलिटिकल और कल्चरल एस्पेक्ट है, सामाजिक, सांस्कृतिक, जो आपका राजनीतिक पहलू है, राजनीतिक पर थोड़ा कम ध्यान देंगे, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू पर बहुत अधिक ध्यान देंगे। और जो आपका आधुनिक भारत का इतिहास होगा इसको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो ये एक छोटा सा एनालिसिस था आपके सिलेबस के, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के सिलेबस का। और आप इस सिलेबस को जो मैंने समझाया है, अगर आप इसका प्रूफ देखना चाहते हैं, इसका प्रमाण देखना चाहते हैं, तो आप पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को देखिए, प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र देखिए और मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र देखिए। और प्रश्न पत्र में जो क्वेश्चन आए हैं फिर आप उनका एनालिसिस करिए, फिर आपको लगेगा कि ये एनालिसिस बिल्कुल सही था। तो ये हमने बात की सिलेबस की कि कैसे पाठ्यक्रम यूपीएससी ने बनाया है। और यूपीएससी जब पाठ्यक्रम बना रही है तो वो पाठ्यक्रम बनाते हुए बहुत स्पष्ट रूप से बता दे रहे हैं आपको कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कैसे नहीं पढ़ना है, समझे। चलिए हम इतिहास पे आते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि इतिहास में हम प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक पढ़ेंगे, तो हम प्राचीन काल से इतिहास को शुरू कर रहे हैं। पहले हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे ऑफ इंडिया, उसके बाद हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न यही उत्पन्न होता है कि इतिहास क्या है, कि व्हाट इज हिस्ट्री, इतिहास क्या है। तो बहुत ही हर किताब में और हर जगह लाइन मिलती है कि अतीत के प्रकाश में, वर्तमान के प्रकाश में जब हम अतीत का अध्ययन करते हैं, क्या है, वर्तमान के प्रकाश में अतीत का अध्ययन करते हैं तो उसे इतिहास कहा जाता है। मतलब कि हम ये देखते हैं कि आज जो घटनाएं घटित हो रही हैं, क्या ये घटनाएं इतिहास में कभी पहले घटित हुई थी, हम उन घटनाओं से क्या सीख ले सकते हैं, हम कैसे अपनी राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक व्यवस्था को मजबूत बना सकते हैं। अगर ऐसी पहले जो घटनाएं घटित हुई थी उन घटनाओं से सीख लेके कैसे हम मानव प्रजाति को और समृद्ध कर सकते हैं, उसकी समृद्धि में योगदान दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि वर्तमान के प्रकाश में आज जो हम हैं उसमें अतीत का अध्ययन करते हैं और अतीत से क्या पाते हैं, हम शिक्षा प्राप्त करते हैं और मानवीय विकास और मानव जाति के विकास क्रम को आगे बढ़ाने में सहयोग प्रदान करते हैं। तो ये इतिहास है कि इतिहास को हम इस प्रकार उसकी परिभाषा के रूप में देखते हैं। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि आज जो इतिहास हमारे पास है, इतिहास की जो किताबें हमारे पास हैं, इतिहास के जो पाठ्यक्रम है, इतिहास का जो सिलेबस है और इतना बड़ा इतिहास जो आज हमारे पास है, क्या यह इतिहास हमेशा से ऐसे ही पुस्तकों के रूप में था, या इस इतिहास को बाद में लिखा गया, या इस इतिहास को जो लिखने वाले लोग थे उन्होंने लिखा तो किस प्रकार लिखा, उनके स्रोत क्या थे, इतिहास लिखने के स्रोत क्या थे, सोर्सेस क्या थे इतिहास लिखने के। आज जो इतिहास की किताबें हमारे पास हैं, जो हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं और इतिहास की बहुत सारी विपिन चंद्रा पढ़ते हैं, इतनी सारी किताबें, भगवती शरण शर्मा की किताबें जो हमारे पास हैं, तो उन किताबों की हमारे पास जो उपलब्धता हुई वो किस प्रकार हुई। वो किताबें क्या हमेशा से इसी प्रकार की उपलब्ध थीं, या जिन इतिहासकारों ने किताबों को लिखा तो उन इतिहासकारों ने उन किताबों को किस प्रकार लिखा। तो आज हम इस बिंदु पर ही चर्चा करेंगे कि जो इतिहास हमारे पास है उस इतिहास का निर्माण कैसे हुआ, उस इतिहास के निर्माण के क्रम में किन किन स्रोत, सोर्सेस का सहारा इतिहासकारों ने लिया, और इतिहासकारों ने जब इतिहास को लिखा तो उस इतिहास को लिखने में किस स्रोत का उन्होंने ज़्यादा इस्तेमाल किया है और किस सोर्स का कम इस्तेमाल किया है, हम इस सब पर चर्चा करेंगे। तो आज के हमारे चर्चा का विषय क्या है, बिंदु क्या है, आज हमारे चर्चा का विषय है कि इतिहास के पुनर्निर्माण के स्रोत, वो कौन से सोर्सेस हैं जिनसे इतिहास का क्या किया गया है, रिस्ट्रक्चरिंग की गई है, इतिहास को फिर से लिखा गया है, क्योंकि इतिहास तो होता रहा है। तो इतिहास को जो सोर्सेस हैं उन सोर्सेस को आज हम देखेंगे कि कौन कौन से सोर्सेस के आधार पर इतिहास लिखा गया और इतिहास की जो किताबें आज उपलब्ध हैं वो किताबें कैसे लिखी गई। तो इसको आप कह सकते हैं कि इतिहास का पुनर्निर्माण हुआ, इतिहास का पुनर्लेखन भी इसको कहते हैं आप, ठीक है, पुनर्लेखन, बहुत सारे नाम हो सकते हैं इसके लिए। तो इतिहास का पुनर्निर्माण कैसे हुआ उस बारे में बात करेंगे आज, ठीक। इतिहास का पुनर्निर्माण, तो इतिहास का जो पुनर्निर्माण होता है उसके पुनर्निर्माण के जो है वो दो प्रकार के स्रोत होते हैं, सोर्सेज दो प्रकार के होते हैं। एक तो साहित्यिक स्रोत होते हैं, साहित्यिक स्रोत, और दूसरे होते हैं आपके पुरातात्विक स्रोत। लिटरेरी सोर्स होते हैं आपके, फिर होते हैं आर्कियोलॉजिकल आपके सोर्सेस होते हैं, ठीक। तो साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत, हम इन दोनों सोर्सेस पे चर्चा करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या इनमें शामिल होता है। तो साहित्यिक स्रोत भी आपके दो प्रकार के होते हैं, ठीक है,
एक तो होता है धार्मिक स्रोत, रिलीजियस, और एक होता है आपका धर्म निरपेक्ष, ठीक है, और इसको सेकुलर कह सकते हैं आप। तो धार्मिक स्रोत में क्या क्या आता है, जैसे वेद हैं आपके, ठीक है, वेद है, और आपके ब्राह्मण हैं, आरण्यक हैं, उपनिषद हैं, और इसी के अलावा धार्मिक स्रोत में आपके हैं कि बौद्ध साहित्य भी इसमें आता है, बौद्ध साहित्य, इसके अलावा जैन साहित्य भी आता है। अब बौद्ध साहित्य में बहुत सारे आते हैं, जैसे त्रिपिटक है आपका, दीपवंश है, महावंश है, ये सारे आते हैं। जैन साहित्य में आपका कल्पसूत्र है, ये बहुत प्रकार के ऐसे नाम हैं जो आते हैं, ठीक है। तो साहित्यिक स्रोत क्या है, देखिए इतिहास के पुनर्निर्माण के दो प्रकार के स्रोत हैं, एक तो साहित्यिक स्रोत है और दूसरा पुरातात्विक स्रोत है। तो हम पहले साहित्यिक स्रोत जो लिटरेरी सोर्स है उन पर चर्चा कर रहे हैं। साहित्यिक स्रोत भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो धार्मिक और दूसरा धर्मनिरपेक्ष। तो धार्मिक भी 3 प्रकार के हैं, एक तो हमारे जो परंपरागत वैदिक साहित्य है, वेद, उसमें वेद आते हैं हमारे, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद है, ब्राह्मण है, आरण्यक है, उपनिषद आते हैं। पर बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य इसके अंतर्गत आता है। धर्मनिरपेक्ष साहित्य में क्या आता है, जैसे कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखी, ठीक है, मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी अपनी, ठीक, और बहुत सारी किताबों के नाम है, यहाँ चाहो तो किताबों की चर्चा कर सकते हैं, लेकिन ये कौन कौन सी किताबों से कौन कौन सी राजाओं के बारे में, किस कालखंड के बारे में जानकारी मिलती है, ये उसी क्रम में पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर यहाँ वो सब बताने बैठा जाए तो वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सूचनात्मक हो जाएगा, और फिर याद रखना भी आसान नहीं होगा। तो यहाँ थोड़ी थोड़ी सी आउटलाइन खींच देते हैं। पर जब हम मौर्यकाल पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कौन कौन से साहित्यिक स्रोतों से हमें मौर्यकाल की जानकारी मिलती है, कौन कौन से पुरातात्विक स्रोतों से मौर्यकाल की जानकारी मिलती है। या हम गुप्तकाल पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कौन कौन से साहित्यिक स्रोतों से गुप्तकाल की जानकारी मिलती है, कौन कौन से पुरातात्विक स्रोतों से मौर्यकाल गुप्तकाल की जानकारी मिलती है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक छोटी सी आउटलाइन खींच रहे हैं। तो इतिहास के पुनर्निर्माण के 2 स्रोत हैं, साहित्यिक स्रोत देखे हमने, जिसमें धर्मनिरपेक्ष में आते हैं, और इसके अलावा धर्मनिरपेक्ष में एक तो आपके ये हैं कि एक तो भारतीय स्रोत हैं आपके धर्मनिरपेक्ष में, दूसरे हैं कि विदेशी स्रोत। विदेशी स्रोत में जो विदेशी यात्री भारत आए उन्होंने भी कुछ इतिहास लिखा। उसमें कौन कौन थे, जैसे कि आपके जो यूनानी थे, और उसमें आपके चीनी भी यात्री थे, उसमें आपके अरबी यात्री थे, तुर्क, तो उन्होंने भी कुछ इतिहास लिखा, और उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, पूरा जब हम उस चैप्टर को पढ़ेंगे तो करते जाएंगे, ठीक है। अब है कि पुरातात्विक स्रोत क्या क्या होते हैं। पुरातात्विक स्रोत में जैसे स्मारक हैं आपके, ठीक है, स्मारक हो गए, सिक्के, मृदभांड, भवन, तो इस प्रकार के बहुत सारे स्रोत आते हैं आपके पुरातात्विक स्रोत में। स्मारक हैं, सिक्के हैं, मृदभांड है, और सिक्कों के अध्ययन को, इसमें सिक्कों का अध्ययन होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उसको हम देखेंगे अभी थोड़ी सी देर में। तो मैंने क्या समझा कि पुनर्निर्माण 2 प्रकार से किया गया है, एक तो साहित्यिक स्रोत हैं और आपके पुरातात्विक स्रोत हैं। अब ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि जब इतिहासकारों ने इतिहास का निर्माण आरंभ किया तो किस स्रोत को ज्यादा प्रमाणिक माना जाता है, साहित्यिक स्रोत को अधिक प्रमाणिक माना जाता है या कि पुरातात्विक स्रोत को अधिक प्रमाणिक माना जाता है। इतिहासकारों ने जब इतिहास को लिखने के लिए आरंभ किया तो उन्होंने किस स्रोत को, किस सोर्स को ज्यादा महत्व दिया, और उस सोर्स को ज्यादा महत्व दिया तो क्यों दिया। तो इतिहास का जो पुनर्निर्माण होता है उसमें साहित्यिक स्रोत की अपेक्षा आपके पुरातात्विक स्रोत को ज्यादा प्रमाणिक माना जाता है। क्यों माना जाता है प्रमाणिक, वो इसलिए प्रमाणिक माना जाता है क्योंकि साहित्यिक स्रोत जो लिखे गए हैं, जैसे कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, मेगास्थनीज की इंडिका है, मृच्छकटिकम है, शूद्रक की, तो जो ये राइटर होते थे, जो लेखक होते थे, वो किताबें हमेशा राजाओं की प्रशंसा में लिखते थे, और किताबें राजाओं की प्रशंसा में लिखते थे तो क्या होती थी, वो किताबें पूर्वाग्रह से ग्रसित होती थी। और कभी कभी किताबों में क्या होता था कि किताबें बाद में भी लिखी जाती थी, कि कालिदास ने कोई किताब लिखी, जैसे आपने देखा होगा जब आप मनुस्मृति को पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं है कि मनुस्मृति एक निश्चित कालखंड में लिखी गई है, मनुस्मृति में बाद में टिप्पणियां जोड़ी गई हैं। तो कभी कभी बाद के जो राइटर होते हैं वो उस कालखंड को दर्शाने के लिए कल्पना के तौर पर लिखते हैं, ठीक है। जैसे तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा, तो तुलसीदास भगवान राम के समकालीन नहीं थे, वो उन्होंने बाद में रामचरितमानस लिखा, तो तुलसीदास कवि के रूप में उन्होंने कुछ उसमें अपनी चीजें जोड़ी। तो साहित्यिक स्रोत की कुछ सीमाएं होती हैं, और साहित्यिक स्रोत में क्या होता है कि राइटर की अपनी कल्पना शक्ति आ जाती है उसमें, जो लेखक होता है। तो साहित्यिक स्रोत को इतिहास के पुनर्निर्माण में उतना अच्छा स्रोत नहीं माना जाता है। तो किसको माना जाता है, पुरातात्विक स्रोत को माना जाता है। अब पुरातात्विक स्रोत को क्यों माना जाता है, क्योंकि देखिए किसी ने स्मारक बनवाया, किसी ने सिक्के छपवाए, जो मृदभांड बने, जो भवन बने आपके, तो ये तो जैसे कि तैसे ही मिलेंगे आपको।
अगर सिक्कों पे किसी की फ़ोटो है तो उसमें कोई फेरबदल होना उतना आसान नहीं है। मतलब कि साहित्यिक स्रोत में फेरबदल हो सकता है, साहित्यिक स्रोत पूर्वाग्रह से ग्रसित हो सकते हैं, लेकिन पुरातात्विक स्रोतों में फेरबदल होना उतना आसान नहीं है और उनमें पूर्वाग्रह नहीं होते हैं। ये जस की तस स्थिति में हमें मिलते हैं। तो इतिहास के पुनर्निर्माण में साहित्यिक स्रोतों की अपेक्षा पुरातात्विक स्रोत को जो है वो अधिक प्रमाणिक माना जाता है। और क्यों माना जाता है वो मैंने आपको बता दिया है। अब स्मारक है, सिक्के हैं, जैसे सिक्कों के अध्ययन को आप न्यूमिस्मेटिक कहते हैं। ये कभी प्रारंभिक परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। न्यूमिस्मेटिक कहते हैं। और जैसे सिक्के होते हैं, सिक्कों जो पुराने स्मारक होते हैं आपके, उन पर बहुत सारी चीज़ें लिखी रहती हैं, उसको पैलियोग्राफी कहते हैं। जैसे सिक्के हैं, सिक्कों पे कुछ लिखा हुआ है, स्मारक है उन पे कुछ लिखा हुआ है, जो उनका अध्ययन किया जाता है तो उसको पैलियोग्राफी कहते हैं। तो इतिहास लिखने के ये दो प्रकार के स्रोत हैं, एक तो आपका साहित्यिक स्रोत है और पुरातात्विक स्रोत है, जो कि मैंने थोड़ा सा आपको यहाँ आउटलाइन खींचा है। अब स्मारक के बारे में अगर बताने और सिक्कों के बारे में बताने और मृदभांड के बारे में बताया जाए तो एक बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, लेकिन मैंने छोटी सी आउटलाइन खींची। मैंने फिर कहा है कि जब हम उस चैप्टर को पढ़ेंगे, जैसे अभी हम हड़प्पा संस्कृति को पढ़ेंगे, फिर मौर्य काल को पढ़ेंगे, फिर गुप्त काल को पढ़ेंगे, तो इस प्रकार हम वहाँ इन दोनों को देखते जाएंगे। तो इतिहास का एक छोटा सा लेक्चर मैंने देने का प्रयास किया है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए और जलवास का निर्माण करिए। धन्यवाद।